40वीं मंजिल, जो कभी हरे भरे पेड़ पौधों से भरी एक निर्मल गुफा हुआ करती थी, अब धूल और गिरते मलबे से ढकी हुई थी। छत गिर चुकी थी और जमीन पर पड़ी लगभग हर चीज चकनाचूर हो गई थी। ये सब डेमियन की दहाड़ का नतीजा था। होश में आने पर डेमियन की नजर उस तबाही पर पड़ी जो उसने अभी अभी मचाई थी। वह इस दृश्य को देखकर मुस्कुराया, मानो अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा हो। हालांकि डेमियन अपनी नई सांस लेने की क्षमता से खुश था, लेकिन वह इस बात से ज्यादा उत्साहित था कि इसमें उसकी आंतरिक शक्तियां भी शामिल थीं, न कि केवल आग पर आधारित क्षमता। उसके द्वारा छोड़ी गई सांस अर्धपारदर्शी थी क्योंकि उसका मुख्य गुण अंतरिक्ष था। ये केवल इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि इसके भीतर से काली बिजली गुजरी और जिस अंतरिक्ष से यह गुजरी, उसमें लहरें उठ रही थीं और वह फट रहा था। संक्षेप में, ये पूर्ण विनाश था। अपनी नई क्षमता की सराहना करने के बाद डेमियन ने देखा कि सिस्टम संदेशों की भरमार हो गई है जिन्हें उसे देखना होगा। सबसे पहले उन सभी राक्षसों का रिकॉर्ड था जिन्हें उसने मारा था, जिसमें 65वें स्तर का वाइवरन भी शामिल था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। आपने शक्ति प्राप्त करने के अपने मार्ग में अपार उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने स्तर को एक बार फिर ऊपर उठाया है। आपने एक नए वर्ग को प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। शक्ति प्राप्त करें, उपलब्धियां अर्जित करें और अपनी गाथा रएं। एक कक्षा चुनें। 1. स्वॉर्ड मास्टर। 2. पशु प्रशिक्षक। 3. विद्वान। 4. वेक्टर नियंत्रक। 5. पुजारी। डेमियन को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसका रास्ता हमेशा से स्थानिक गुण से जुड़ा रहा था और वेक्टर को नियंत्रित करना वह रास्ता था जिसे उसने खुद चुना था। आप एक वेक्टर नियंत्रक बन गए हैं। अंतरिक्ष को माध्यम बनाकर आपने पदार्थ और उनके संबंधित वेक्टरों के माध्यम से अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। शुरुआत में आप केवल तात्कालिक क्षेत्र में त्वरण, जड़त्व और अन्य अवधारणाओं को ही नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन चरम सीमा पर आप विशाल ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी का प्राणी बनकर आपने उपश्रेणी चुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। एक उपवर्ग चुनें। 1. बिजली का जादूगर। 2. चिकित्सक। 3. लोहार। 4. कीमियागर। 5. पशु प्रशिक्षक। डेमियन ने उपवर्गों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और लाइटनिंग मेज को चुना क्योंकि यह उसकी क्षमताओं और युद्ध शैली के लिए सबसे उपयुक्त था। वह युद्ध उन्मुख व्यक्ति था, न कि सहायक व्यवसायों में निपुण। इस शानदार बदलाव की तरह ही डेमियन का दिमाग अपनी नई शक्ति का उपयोग करने के तरीकों के बारे में विचारों से भर गया था। पहले तो उसे इस अवधारणा की बस प्रारंभिक समझ ही थी, लेकिन अब वह इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था। अब उसे अपनी शक्ति को और गहराई से समझना था और ये तय करना था कि इसे अपनी युद्ध शैली में कैसे लागू किया जाए। उसे सबसे बड़ा बदलाव अपने शरीर में महसूस हो रहा था। वह अपने रक्त और कोशिकाओं को अपने झुलसे हुए बाएं हिस्से को पुनर्जीवित करते हुए महसूस कर सकता था। वह अपनी बाईं बांह के ठूंठ में एकत्रित हो रही गतिविधियों के गुच्छों को भी महसूस कर सकता था। इससे डेमियन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार अपनी बांह को ठीक कर सकता है। हालांकि वाइवरन से मिली शक्ति ने उसकी पुनर्जनन क्षमता को बढ़ा दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह विकसित करने के लिए ये काफी नहीं था। लेकिन अगर वह इसे अपने आंतरिक शरीर पर नए सिरे से प्राप्त नियंत्रण के साथ मिला ले, तो शायद यह संभव हो सके। ज़ारा को पहरा देने के लिए कहने के बाद डेमियन बैठ गया और अपनी बाह में हो रही हलचल पर ध्यान केंद्रित करने लगा। इन गांठों के साथ प्रयोग करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अपने रक्त और कोशिकाओं को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित कर सकता है। यह उसकी टेलीकिनेसिस की एक उपक्षमता थी जिसके बारे में उसे अपनी दूसरी कक्षा से मिली जानकारी से पहले पता नहीं था कि वह इसका उपयोग कर सकता है। वाइवन को निगलने के बाद सीधे अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी पुनर्जीवन क्षमता का उपयोग करते हुए उसने अपनी भुजा को फिर से उगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये क्षमता विकास से पहले अंगों को फिर से उगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अगर उसे सिर्फ बुनियादी ढांचा ही बनाना था तो ये काफी था। डेमियन ने 2 दिन अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने पास मौजूद हाथ की संरचना को याद करने और समझने में बिताए, और फिर उसने अपने बाएं कटे हुए हाथ पर उसी की प्रतिकृति बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी बाईं भुजा की रूपरेखा बनने लगी। ऐसा करते हुए उसने साथ ही अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके अपनी कोशिकाओं के विभाजन और प्रतिकृति को शुरू और नियंत्रित किया, जिससे उसकी भुजा की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ। चूंकि यह उसकी दाहिनी भुजा की हूबहू प्रतिकृति थी, इसलिए इसकी शक्ति भी उतनी ही थी। शरीर के भीतर हड्डियां बनने लगीं, फिर नसें, स्नायुबंधन, मांसपेशियां, ऊतक और अंत में उसकी त्वचा विकसित हुई। पूरा 1 सप्ताह बीत गया और डेमियन को उसी स्थिति में बैठे देखा जा सकता था।
हालांकि सप्ताह की शुरुआत के विपरीत अब डेमियन के पास दोनों पूरी भुजाएं थीं और उसके शरीर में पूर्ण समरूपता थी। डेमियन खड़ा हुआ और बिना रुके अपनी तलवार निकाल ली। कुछ सेकंड तक उसे बेतरतीब ढंग से घुमाने के बाद वह सोचने लगा, मेरी बांह खोए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, इसलिए मेरा संतुलन केंद्र पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने सभी अंगों के वापस आने के बाद अनुकूलन करने के लिए कुछ समय तक प्रशिक्षण लेना होगा। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन आखिरकार बोला, ज़ारा, मुझे अपनी नई ताकत के अभ्यस्त होने के लिए कुछ समय यहीं रुकना होगा। तुम मेरे बिना आगे बढ़ो और प्रशिक्षण शुरू करो। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। ज़ारा पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन जब डेमियन ने उसे आश्वासन दिया कि निचली मंजिलों पर कोई भी उसकी छलावरण क्षमता को भेद नहीं पाएगा, तो उसने सिर हिलाया और 41वीं मंजिल की ओर चल पड़ी। इस बीच डेमियन ने बिना रुके अभ्यास जारी रखा। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान ज़ारा ने जबरदस्त प्रगति की थी। जब वह पहली बार 41वीं मंजिल पर पहुंची तो उसने अपने छिपने की जगह छोड़ने से इनकार कर दिया और चुपचाप जानवरों को खाते हुए उस मंजिल की आबादी को कम करती चली गई। जब वह 42वीं मंजिल पर पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि डेमियन ने जब कहा था कि उसे कोई समस्या नहीं होगी, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह डेमियन जैसे राक्षस के आसपास रहने की इतनी आदी हो चुकी थी कि वह भूल ही गई थी कि वह खुद भी एक राक्षस है। धीरे धीरे वह छिपने की जगह छोड़कर जानवरों से सीधे लड़ने लगी ताकि उसका युद्ध कौशल बढ़ सके। लेकिन फिर भी वे उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सके। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वह 45वीं मंजिल तक नहीं पहुंच गई। इस तल पर उसकी मुलाकात एक विशालकाय शेर जैसे दिखने वाले जानवर से हुई और उसने उसे चुनौती देने का फैसला किया। शेर के पास अग्नि की ऐसी शक्ति थी जिसने उसकी बर्फ की शक्ति को पूरी तरह बेअसर कर दिया और उसकी परछाइयों को बिखेर दिया, जिससे उसे लड़ने के लिए अपनी विशुद्ध शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। वह अंधेरे में से निकलकर अपनी तेज गति का फायदा उठाते हुए शेर के चारों ओर दौड़ी और उसे कई बार काटा और खरोंचा। हालांकि यह उसकी शुरुआत के बाद पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें वह बिना चोट खाए नहीं बच सकी। जब वह शेर की गर्दन पर बेरहमी से काटकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी, तभी शेर ने अपने आग से भरे विशाल पंजों से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के एक तरफ एक बड़ा घाव हो गया जो कुछ समय तक जलता रहा। सौभाग्य से उसने शेर को मार गिराया था, इसलिए वह अंधेरे में गायब हो गई और खुद को बर्फ की परत से ढक लिया। यही वह पहला अनुभव था जिसने उसे आत्मरक्षा के महत्व को समझाया। ज़ारा ने अगले 4 तलों तक लड़ना जारी रखा और एक प्रथम श्रेणी योद्धा के रूप में 49वें तल तक पहुंच गई। अपने विकास के साथ उसे 2 अतिरिक्त पूंछें मिल गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके वंश से संबंधित है, लेकिन उसका वंश वास्तव में क्या है, यह एक रहस्य बना रहा। हालांकि उसका शरीर डेमियन जितना मजबूत नहीं था, लेकिन लगातार लड़ाइयों के कारण वह पूरी तरह से परिष्कृत हो गया था और उसकी क्षमताएं कहीं अधिक बहुमुखी हो गई थीं। उसने एक नई क्षमता भी विकसित कर ली थी जिससे वह अपने शरीर को बर्फ के कवच से ढक सकती थी, जिससे उसकी रक्षा क्षमता एक नए स्तर पर बढ़ गई थी। जब वह डेमियन को ये दिखाने के लिए 40वीं मंजिल पर वापस आए तो वह वास्तव में प्रभावित हुआ। अपनी 3 पूंछों, पतित देवदूतों जैसे पंखों, गहरे काले फर और बेदाग सफेद नीले बर्फ के कवच के साथ वह सचमुच किसी प्राचीन पौराणिक कथा से निकली हुई किसी राक्षसी आकृति जैसी दिखती थी। डेमियन ने अपने नए हाथ के साथ तालमेल बिठा लिया था और अपने शरीर का संतुलन भी सुधार लिया था। इसके साथ ही वह आखिरकार 50वीं मंजिल के बॉस को मारने और कालकोठरी से भागने के लिए तैयार था। लेकिन जब वे 50वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां का बॉस उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। 50वीं मंजिल का नज़ारा उससे पहले की मंजिलों के नज़ारे जैसा ही था, लेकिन एक अलग कारण से। जगह जगह हरियाली के छोटे छोटे हिस्से दिखाई देते थे, लेकिन इलाके का सबसे भयावह हिस्सा जगह जगह बिखरे हुए नष्ट हुए पेड़ और जमीनें थीं। ऐसा लगता है कि 50वीं मंजिल मूल रूप से एक छोटे जंगल जैसी थी, लेकिन यहाँ रहने वाले किसी जीव ने इसे नष्ट कर दिया था। लकड़ी की छाल इधर उधर बिखरी पड़ी थी, कुछ टुकड़े आधे जले हुए थे, घास और पौधे जो कभी ऊंचे खड़े थे मुरझाकर सूख गए थे और हवा में दुर्गंध फैली हुई थी। इन सब के बीच एक ऐसा प्राणी था जैसा डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके 3 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग जानवर का था, शेर, सांप और बकरी। इसका विशाल शरीर गुफा में उपलब्ध अधिकांश स्थान को घेरे हुए था। इसका शरीर पैंथर जैसा था जो गति के लिए अनुकूलित था, इसके पैर पक्षी के पंजों जैसे थे और इसकी पूंछ बिच्छू जैसी थी। इसके अलावा इसके 2 विशाल पंख भी थे। डेमियन की उपस्थिति का आभास होते ही उसके तीनों सिर एक साथ घूम गए और बिना किसी संकोच के उसने हमला कर दिया।
जैसे जैसे वह विकृत प्राणी करीब आता गया, उसके प्रत्येक सिर ने अलग अलग हमले की तैयारी शुरू कर दी। शेर ने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि धरती कांप उठी। बकरी ने अपने सींगों के बीच ऊर्जा प्रवाहित करके किरण की तरह विस्फोट किया और उसके सांप के सिर ने जहरीली सांस छोड़ी। हालांकि बीम अटैक अब डेमियन पर असरदार नहीं थे, खासकर उन लोगों के हमलों से जो उसी की कक्षा में थे। अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने में बिताए 3 महीनों के दौरान डेमियन ने अपने अन्य प्रशिक्षणों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्टरों पर उसका नियंत्रण इतना सुधर गया था कि वह पिछली बार की तरह खुद को जलाए बिना इन हमलों को मोड़ सकता था और उसने अपनी तलवारबाजी कला का दूसरा चरण भी विकसित कर लिया था। हालांकि कालकोठरी में यह उसकी आखिरी लड़ाई होने वाली थी, इसलिए डेमियन ने थोड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। ज़ारा पहले ही उस जानवर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे बस उसका ध्यान भटकाना था। डेमियन ने अपना मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। उसकी छाती फूल गई, उसके गाल फूल गए, उसका गला सिकुड़ गया और जब उसकी हरकत अपने चरम पर पहुंची तो डेमियन ने काइमेरा से भी कहीं अधिक भयंकर दहाड़ मारी। इस गर्जना के साथ ही लहरदार ऊर्जा की एक अलौकिक किरण निकली जो काली बिजली की लपटों से ढकी हुई थी और जिसने अंतरिक्ष को भी इस तरह विखंडित कर दिया मानो केवल वही अस्तित्व में रह सकता हो। जब किरण काइमेरा के हमलों से टकराई तो एक धीमी सी धमाके की आवाज से पूरी 50वीं मंजिल हिल गई। पेड़ों के टूटे फूटे अवशेष और मुरझाई हुई घास, जो पहले से ही मृत्यु के कगार पर थी, सब कुछ जलकर राख हो गया और यहाँ तक कि जमीन भी सैकड़ों टुकड़ों में फट गई, जिससे 49वीं और 51वीं मंजिल पर मौजूद जानवर भी चौंक गए, जो केवल इस टकराव के झटके महसूस कर सकते थे। हालांकि इस संघर्ष में सांप की जहरीली सांस और बकरी की ऊर्जा किरण दोनों ही नष्ट हो गईं, लेकिन डेमियन के सांस के हमले में थोड़ी सी ऊर्जा बची रही। यह आगे बढ़ती रही और सांप के मध्य सिर को भेदते हुए उसे अनगिनत टुकड़ों में बिखेर दिया। वह विकृत प्राणी दर्द से कराह उठा। हालांकि उसके तीनों सिर एक ही शरीर से जुड़े थे, लेकिन उनकी चेतना का केवल एक अंश ही आपस में जुड़ा हुआ था। अधिकतर मामलों में वे स्वतंत्र रूप से सोच सकते थे। इसी कारण शेर और बकरी के सिर को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने अपना एक सिर खो दिया है, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना एक भाई खो दिया हो। इससे वे बेहद क्रोधित हो गए और काइमेरा ने जमीन से उड़ान भरी और अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए डेमियन को अचानक पकड़ने की कोशिश की। चारों ओर से ऊर्जा की किरणें और आग के गोले डेमियन की ओर बरसने लगे, लेकिन डेमियन ने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। जब भी उसे वार लगने वाला होता, वह गायब हो जाता और दूर जाकर फिर प्रकट हो जाता। चूंकि डेमियन ने इस लड़ाई में मजे लेने का फैसला किया था, इसलिए उसने पलटवार भी नहीं किया, जिससे काइमेरा और भी क्रोधित हो गया। क्या ये 2 पैरों वाला जानवर उसे नीचा दिखा रहा था? जब यह विचार उसके मन में आया तो वह चिमेरा गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने अपना हमला और तेज कर दिया और गुफा के बचे हुए सभी हिस्सों को नष्ट कर दिया। इस समय डेमियन ने अपने ऊपर होने वाले हर हमले से बचने की कोशिश करना बंद कर दिया। कभी कभी वह रुक जाता और हमले की दिशा में खुद को स्थिर कर लेता, फिर उंगली से हल्का सा इशारा करके उसे मोड़ देता। अब उसके पास 2 हाथ थे, इसलिए उसे ऐसा करने की और भी अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। हालांकि हाथों की हरकतें उसके आसपास की शक्तियों को प्रभावित करने के लिए जरूरी नहीं थीं, फिर भी ये एक तरह का माध्यम थी जिनका इस्तेमाल डेमियन अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए करता था। एक बार जब वह एक निश्चित स्तर तक निपुण हो जाता तो वह बिना हिले डुले ही अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को रोक सकता था। डेमियन अपने हाथ हिलाता रहा, मानो वह किसी ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा हो, लेकिन यह कोई सिम्फनी नहीं थी, बल्कि यह विनाश का एक ऐसा कोलाहल था जिसे सुनकर किसी को भी कला एक विस्फोट है वाली कहावत याद आ जाएगी। डेमियन पर उसके किसी भी हमले का जरा सा भी असर न होने पर काइमेरा ने नीचे उतरकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने देखा कि उसकी पूंछ जम गई है। अगले ही पल पूरी पूंछ चकनाचूर हो गई और शरीर से जुड़े उस स्थान से खून बहने लगा। इसके बाद परछाइयों से बनी तंतुओं ने उसके पंखों को जकड़ लिया और उन्हें बांध दिया। फिर परछाइयों का एक और हिस्सा एक जानवर के रूप में इकट्ठा हो गया। यह ज़ारा ही थी जिसने मौका मिलते ही हमला करने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए छुपकर उस जानवर के बगल में उड़ान भरी थी। हालांकि वह बहुत पहले ही हमला कर सकती थी, लेकिन उसे डेमियन की खेल में हो रही मस्ती का एहसास हो गया और उसने उसे थोड़ी देर और खेलने देने का फैसला किया। हालांकि वह पिछले 20 मिनट से लगातार टेलीपोर्ट कर रहा था और हमले की दिशा बदल रहा था, जिससे वह उबने लगी थी। ज़ारा के प्रकट होते ही उसने तेजी से अपने नुकीले दांतों से चिमेरा का एक पंख नोच डाला और अपने पंजों से दूसरे को निष्क्रिय कर दिया।
जैसे ही चिमेरा जमीन पर गिरा, ज़ारा ने उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अचानक रुक गई और गायब हो गई। ये सब स्वाभाविक रूप से डेमियन की करतूत थी। खेल का समय समाप्त होने के बाद उसने फैसला किया कि यह जानवर उसकी तलवारबाजी कला के दूसरे चरण के लिए सबसे अच्छा अभ्यास मॉडल है। जैसे ही वह राक्षस गिरा, डेमियन हवा में उछलकर उससे टकराया और अपने पीछे धुंधली आकृतियां छोड़ता चला गया। फिर उसकी आकृति अलौकिक हो उठी और वह राक्षस के चारों ओर नाचने लगा। अपनी भव्यता के बावजूद ये रक्त का नृत्य था। यदि उसकी तलवारबाजी का पहला चरण गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए एक ही प्रहार था, तो दूसरा चरण अपने प्रतिद्वंद्वी पर घाव जमा करने और उसे खून बहाकर हराने के लिए तलवार नृत्य था। जैसे ही उसकी आकृति उस दैत्य के चारों ओर के अंतरिक्ष में प्रकट और गायब हुई, उसके शरीर के टुकड़े गायब होने लगे। वे किसी सामान्य तलवार की तरह क्षत विक्षत या कटे हुए नहीं थे, बल्कि अस्तित्व से ही गायब हो गए थे, अनंत शून्य में कहीं तैरते हुए। जब डेमियन का काम समाप्त हुआ, तो उस जानवर का लगभग 1/3 शरीर ही बचा था। डेमियन जमीन पर उतरा, उसके कदमों से धूल भी नहीं उठी और उसके पीछे वह जानवर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट सेकंड सटेप, डांस ऑफ द वॉइड। उसकी तलवारबाजी का पूरा प्रदर्शन, जिसने 75 मीटर लंबे जानवर को काटकर 25 मीटर लंबे मांस के थैले में बदल दिया था, केवल उतने ही समय तक चला जितने समय में जानवर अपने पंख कटने के बाद जमीन पर गिर गया। असल में पूरी लड़ाई निरर्थक थी। डेमियन चाहता तो पहले 5 मिनट में ही लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन पिछले 2 सालों से जो कालकोठरी उसका घर थी, उससे उसका काफी लगाव हो गया था। इसी वजह से उसने फैसला किया कि उसे विदाई देने का सबसे अच्छा तरीका एक भव्य लड़ाई ही है। जैसे ही उसे ये अनुभव होने लगे, डेमियन काइमेरा के शव को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह प्रकाश के कणों में बदल गया और फिर फर्श में समा गया। जिस स्थान पर यह पहले स्थित था, वहां एक भव्य संरचना खड़ी थी, जो रहस्यमय पैटर्न से भरे एक विशाल वृत्त की तरह दिखती थी। डेमियन उस संरचना से उत्पन्न होने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और उसका अध्ययन करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अभी सही समय नहीं है। इस कालकोठरी में 100 मंजिलें थीं और उसने केवल 50 ही पार की थीं। उसने स्वाभाविक रूप से योजना बनाई थी कि अपना काम पूरा होने के बाद वह वापस आएगा और जो काम उसने शुरू किया था उसे पूरा करेगा। तब वह उस संरचना का अध्ययन कर सकता था। टीम की संरचना को देखकर डेमियन की उत्सुकता के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी बढ़ गई। फिर उसने जल्दी से अपने सामान की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी जरूरत की सभी चीजें साथ लाया है। इसके भीतर वे सभी पुस्तकें थीं जिन्हें वह बाद में प्रासंगिक मानता था और जिन्हें उसने कट के सबस्पेस से लिया था, उसकी टूटी हुई तलवार जो उसकी यात्रा की शुरुआत से उसके साथ थी, और सैकड़ों जानवरों के शव जिन्हें ज़ारा ने पिछली 9 मंजिलों पर मार डाला था। हालांकि वह और ऊपर जाकर और अधिक शवों को उठाना चाहता था, लेकिन उसके पास अपनी सामग्री में सीमित जगह थी, इसलिए उसने जो कुछ उपलब्ध था उसी से काम चलाया। फिर डेमियन ने खुद को दृढ़ किया और कालकोठरी से बाहर निकलने के अपने जीवन मार्ग की ओर चलने लगा। ज़ारा, यही हमारा बाहर निकलने का रास्ता है। जिस सतह के बारे में मैंने तुम्हें हमारी पहली मुलाकात में बताया था, वह इस संरचना के ठीक पार है। डेमियन की उथल पुथल भरी भावनाओं को भांपते हुए ज़ारा उसकी छाया से बाहर निकली और उससे लिपटकर अपना समर्थन जताया। डेमियन ने उसके इस छोटे से इशारे पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। सब कुछ पहले से ही तय है और हम पहले से ही मजबूत हैं। मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? जब उसने ज़ारा को आश्वस्त किया कि वह ठीक है, तो वह उसकी परछाई में लौट गई और बिना देर किए वह भी समूह में शामिल हो गया। डेमियन का स्वागत एक चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी और प्रकृति की मनमोहक सुगंध ने किया। 2 कठिन वर्षों के बाद वह आखिरकार सतह पर पहुंच गया था। चारों ओर हरी भरी हरियाली, सुंदर पत्तियों वाले ऊंचे पेड़, हर रंग के फूल, झाड़ियां, जमीन पर फैली हरी भरी घास और सबसे महत्वपूर्ण, चमकीला नीला आकाश। दूर आसमान में विशाल सूर्य के साथ बादल शांत भाव से तैर रहे थे। उससे निकलने वाली गर्माहट, हवा में व्याप्त ताजगी और गालों को छूती हल्की हवा, ये वो एहसास थे जिन्हें डेमियन सांस रोककर महसूस कर रहा था। अगर वह ये संदेह करना भी चाहता कि वह अभी भी कालकोठरी में है या नहीं, तो उसके आसपास के दृश्य उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार उसे सच्चाई का एहसास हो गया था। डेमियन हत्या, भक्षण, विकास और पतन के उस भयावह चक्र से बच निकला था। उसके बगल में खड़ी ज़ारा भी तीव्र भावनाओं से भरी हुई थी। उसने अपने जीवन में केवल उन विशाल गुफाओं की दीवारों को ही देखा था जो कालकोठरी के फर्श बनाती थीं।
जब वह छोटी थी, उसके माता पिता उसे उन दीवारों के पार की दुनिया की कहानियां सुनाते थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें परियों की कहानियां ही समझती थी। डेमियन से मिलने पर ही ज़ारा को एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने जिस जगह के बारे में बताया था, वह सचमुच मौजूद थी। चारों ओर के नज़ारे को आश्चर्य से निहारते हुए ज़ारा को लगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जो कुछ भी सहा था, वह सब सार्थक था। और जब उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने ये सब मुमकिन बनाया था, तो उसे अनजाने भावों का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों कुछ मिनटों तक उसी स्थिति में खड़े रहे, चुपचाप एपिरॉन की ताजी हवा का आनंद लेते रहे। फिर डेमियन ने हिलने का फैसला किया। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद वह कुछ काम करना चाहता था, और यह उनमें से एक था। अपनी माना शक्ति का प्रयोग करते हुए डेमियन को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फिर वह उस स्थान की ओर दौड़ने लगा। हालांकि वह टेलीपोर्ट करके तुरंत वहां पहुंच सकता था, लेकिन डेमियन आज़ादी के उस एहसास में इतना खोया हुआ था कि उसे ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह ही नहीं थी। ज़ारा भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चली और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच गई। वहां एक विशाल बहती नदी थी। पानी इतना साफ था कि मानो दर्पण हो, और उसमें मौजूद ऊर्जा के कारण जीवन भरपूर मात्रा में पनप रहा था। बिना सोचे समझे डेमियन पानी में कूद गया। ठंडे पानी में भीगते हुए डेमियन मुस्कुराया। शायद उस समय यह मायने नहीं रखता था जब उसके दिमाग में सिर्फ जीवित रहने और भागने का ही ख्याल था, लेकिन अब जब वह आज़ाद था, उसे नहाने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसे ऐसा किए 2 साल हो गए थे, और सच कहूं तो उससे बदबू आ रही थी। सिर्फ उससे ही नहीं, ज़ारा से भी। कालकोठरी में पानी के स्रोत बहुत कम थे, और ज्यादातर जानवर मरे हुए लोगों के खून से ही अपनी तृप्ति करते थे। यही कारण था कि कालकोठरी के अंदर कोई उचित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था। हालांकि डेमियन ने सोचा कि नीचे की मंजिलों पर पानी होने की संभावना अधिक थी, क्योंकि जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, पेड़ पौधे बढ़ते गए। अपने हाथों को अपनी त्वचा पर फेरते हुए डेमियन ने देखा कि 2 साल की धूल और मैल हट रही है, जिससे उसकी त्वचा चिकनी हो गई है, जो किसी कलाकार की कृति जैसी दिखती है। पूरी तरह से नहाने के बाद डेमियन पानी से बाहर निकला और अपनी परछाई में देखने लगा। वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो गिरने से पहले वाले डेमियन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी और उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं मानो उन्हें बेहतरीन खनिजों से तराशा गया हो। हालांकि वह असाधारण रूप से मांसपेशियों से युक्त नहीं था, फिर भी उसके शरीर का हर कण परिपूर्ण था और शक्ति से भरपूर था, जिसे एक नज़र में ही महसूस किया जा सकता था। उसका शरीर साक्षात पूर्णता का प्रतीक था। उसका चेहरा भी उतना ही तराशा हुआ था। उसकी ठुड्डी की रेखा नुकीली थी और भौहें तलवार जैसी थीं। उसकी नाक और मुंह भी बिल्कुल सही अनुपात में थे। उसके बाल आधी रात के झरने की तरह बह रहे थे, जिनमें चांदी की लकीरें टूटते तारों जैसी चमक रही थीं। हालांकि उनकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता उनकी आंखें थीं। उनकी पुतलियां अभी भी उनके मूल गहरे नीलम और रक्त लाल रंग का मिश्रण थीं, जो येन यांग पैटर्न में घूमती थीं, लेकिन अब उनमें सोने की झलक थी जो कणों की तरह बहती थी। उनकी पुतलियां भी अब सामान्य नहीं थीं। वे एक काले क्रॉस के आकार की थीं जो उनकी आंखों के बीचों बीच से किनारों तक जाती थी, मानो वे किसी एनीमे किरदार की तरह दिख रही हों। ये पुतलियां उनकी सर्वदृष्टि वाली आंखों का प्रभाव थीं। वह सचमुच किसी अमर साधक की तरह दिख रहा था। उसके पहनावे पर एकमात्र दाग उसके कपड़े थे, जो उस समय मात्र एक चिथड़े के टुकड़े से ढके हुए थे, जिससे उसका गुप्तांग ढका हुआ था। उस भयानक वातावरण में 2 साल बिताने और अपने शरीर में लगातार हो रहे बदलावों के बावजूद डेमियन ने अपने कपड़े कैसे बचाए रखे होंगे। यहाँ तक कि उसने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि उसने अपनी परछाई में नहीं देखा और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। जब डेमियन अपनी शक्ल सूरत की तारीफ कर रहा था, ज़ारा ने भी सफाई का काम खत्म कर लिया था। हालांकि उसने भी कुछ पल अपनी शक्ल सूरत की तारीफ की, लेकिन वह डेमियन की तरह आत्ममुग्ध नहीं थी, इसलिए उसने बस एक नज़र ही काफी समझ ली। उसके विचारों को भांपते हुए डेमियन थोड़ा झुंझला गया। तुम मुझे आत्ममुग्ध कैसे कह सकती हो? मैं तो बस वस्तुनिष्ठ रूप से अब तक का सबसे सुंदर पुरुष हूं जिसे मैंने देखा है। वस्तुनिष्ठ रूप से, बिल्कुल। ज़ारा ने अपनी आंखें घुमाईं। कालकोठरी में वह हमेशा जितना गंभीर रहता था, उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर निकलने के बाद वह ऐसा हो जाएगा, लेकिन शायद ये स्वाभाविक ही था। पतन के बाद डेमियन के व्यक्तित्व के अधिकांश लक्षण मूल रूप से एनीमे पात्रों और कल्टीवेशन उपन्यासों के मुख्य पात्रों पर आधारित थे। अन्यथा वह अपने पिता के शब्दों से गढ़ी गई इच्छाशक्ति का उपयोग करके इतना शांत और उदासीन कैसे हो सकता था? अपनी जान बचाने की प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर वह बहुत पहले ही जंगली बन गया होता। इसलिए वह उनके स्वभाव और कार्यों की नकल करता था, मानो एक तरह से मार्गदर्शक हो।
यही कारण था कि कभी कभी वह कुछ भद्दे वाक्य बोल देता था और आसमान की ओर चिल्लाने लगता था। और क्या उनमें से अधिकांश पात्र आत्ममुग्ध नहीं थे? शायद भीड़ के सामने डेमियन उदासीन बना रहता, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसके सामाजिक कौशल लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन जब वह ज़ारा के साथ अकेला होता तो वह स्वाभाविक रूप से मजाक करता। ज़ारा ने उसकी बातों पर आंखें घुमाईं और उसे भावहीन निगाहों से घूरने लगी। डेमियन ने कुछ मिनटों तक खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा की अपरिवर्तित भावहीनता के आगे उसका प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। ठीक है, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। चलो कोई कस्बा वगैरह ढूंढते हैं ताकि आगे की यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा आराम कर सकें। इसके साथ ही ज़ारा वापस डेमियन की परछाई में चली गई, जो उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थी, और डेमियन सीधे आगे की ओर टेलीपोर्ट करने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कहाँ है और उसके पास एपेरॉन की केवल एक धुंधली रूपरेखा थी, इसलिए उसने सोचा कि यही उसका सबसे अच्छा कदम है। 1 घंटे के भीतर डेमियन जंगल से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे कुछ छोटी आदिवासी बस्तियां दिखाई दीं, लेकिन उनसे उसे वह सुकून नहीं मिला जो वह चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। डेमियन की माना क्षमता अविश्वसनीय थी, खासकर तब जब उसने अभी अभी अपना दूसरा कौशल प्राप्त किया था। उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता उसकी जागरूकता सीमा के भीतर होने पर लगभग न के बराबर माना ऊर्जा खर्च करती थी। यह उसका शुरुआती कौशल था और उसकी सफलता की कुंजी भी, इसलिए यह उसके साथ साथ विकसित होकर उसके लिए एक नियमित कौशल बन गया था। जब डेमियन जंगल से बाहर निकला तो उसने पहाड़ियों और पर्वतों से भरा एक विशाल मैदान देखा। यह इलाका किसी काल्पनिक उपन्यास से निकला हुआ लग रहा था। पृथ्वी पर इस तरह की प्राकृतिक सुंदरता दुर्लभ थी, खासकर माना के जागृत होने के बाद जब मानवता को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्राप्त हुई। डेमियन टेलीपोर्ट करते हुए अपने आसपास के नज़ारों की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ी ऊब महसूस हो रही थी। ज़ारा, बाहर आओ, चलो जो पहला शहर दिखे वहां तक दौड़ लगाते हैं। जीतने वाले को हारने वाले से 1 हफ्ते तक जो चाहे करवाने का मौका मिलेगा। ज़ारा उसकी परछाई से बाहर निकली लेकिन हिली नहीं, उसे आलोचनात्मक निगाहों से देखती रही। क्या ठीक है, टेलीपोर्टेशन नहीं, लेकिन तुम्हें उड़ने की भी इजाजत नहीं है। तुम्हारे पंख तुम्हें बेहिसाब गति प्रदान करते हैं। ज़ारा ने अनिच्छा से सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि जीतने के बाद वह डेमियन से 1 हफ्ते तक क्या करवाएगी, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे जीतने नहीं दे सकती। शायद वह उसे अपना वाहन बना ले या कुछ और। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। कई घंटे बीत चुके थे और पर्वतीय मैदानों में 2 प्रकाश की लकीरें तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। इनमें से एक पूरी तरह से काली थी जबकि दूसरी बैंगनी रंग की मनमोहक छटा बिखेर रही थी। ये थे डेमियन और ज़ारा, जो अभी भी एक शहर की तलाश में जुटे हुए थे। जहां ज़ारा की काली जादू की शक्ति कालकोठरी के अंदर भी सामान्य बात थी, वहीं डेमियन का बैंगनी रंग बिल्कुल नया था। कट के सबस्पेस में रहने के दौरान उसने जादुई शक्ति के गुणों के बारे में पढ़ा था, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय माना शक्ति को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। जबकि अधिकांश लोगों के पास नीली जादुई शक्ति थी, जो सामान्य थी और उसमें सामान्य पर्यावरणीय माना के गुण थे जिन्हें बस आत्मसात कर लिया गया था, वहीं कई प्रतिभाशाली लोगों के पास रंगीन जादुई शक्ति थी। ये रंग उनकी अनूठी विशेषताओं और क्षमताओं के उनकी जादुई शक्ति में मिश्रण का परिणाम था। ये घटना स्वाभाविक थी और इसे किसी भी तरह से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था। ठीक इसी तरह जब डेमियन ने कालकोठरी से आज़ादी पाने के बाद पहली बार अपनी माना शक्ति का आह्वान किया, तो वह अनायास ही इस बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गई। डेमियन ने सोचा कि ज़ारा की जादुई शक्ति का काला होना या तो एक नस्लीय विशेषता थी या फिर कुछ ऐसा था जो उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवित रहने के संघर्ष के दौरान विकसित किया था। इस बीच उसकी जादुई शक्ति का रंग अचानक बदलने का कारण संभवतः कालकोठरी के बाहर प्राकृतिक माना के साथ उसका संपर्क टूट जाना था, जब उसने शक्ति प्राप्त करना शुरू किया था। खैर, जैसे जैसे डेमियन और ज़ारा दौड़ लगाते गए, उन्हें दूर दूर तक छोटे छोटे शहर दिखाई देने लगे, जिन्हें वे जल्दी ही पीछे छोड़ते चले गए। डेमियन जानता था कि अगर वह छोटे स्तर से शुरुआत करता और फिर जिस भी साम्राज्य में वह वर्तमान में है उसकी राजधानी तक पहुंचता, तो यह एक क्लासिक काल्पनिक दुनिया की कहानी बन जाती, लेकिन उसे लगा कि उसकी शक्ति का स्तर इसके लिए बहुत अधिक है। वह पहले से ही द्वितीय श्रेणी का योद्धा था और उसने कई उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी के जानवरों को मार डाला था, और वह इस दुनिया में किसी को नहीं जानता था, इसलिए कुछ समय तक शक्ति बढ़ाने के बाद भव्य प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं था।
इसलिए डेमियन ने सभी छोटे कस्बों और शहरों को नजरअंदाज करने और सीधे उस पहले महानगर की ओर जाने का फैसला किया जो उसे दिखाई दिया। एपेरॉन एक क्लासिक काल्पनिक दुनिया होने के साथ साथ हजारों वर्षों से मानव ऊर्जा के संपर्क में भी रहा है। इस संपर्क ने स्वाभाविक रूप से तकनीकी उन्नति को जन्म दिया। इस दुनिया में एयर कंडीशनिंग और आधुनिक शैली के बाथरूम आम बात थे और अंतरिक्षीय छल्लों जैसी विभिन्न तकनीकों का आविष्कार हुआ था जिन्होंने पृथ्वी की तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि किसी कारणवश मध्ययुगीन सौंदर्य संबंधी मानक कभी ज्यादा नहीं बदले। कुछ अनमने विचारों में खोए हुए डेमियन कई घंटों तक पूरी गति से दौड़ता रहा। अंततः उसे दूर एक विशाल शहर दिखाई दिया। ज़ारा की ओर देखते हुए, जो आसानी से उसके साथ साथ दौड़ रही थी, डेमियन मुस्कुराया और फिर अपने पैरों में थोड़ी सी माना शक्ति का संचार किया। ये देखकर ज़ारा ने भी वैसा ही किया और शहर पहुंचते ही उनकी गति में काफी वृद्धि हो गई। आर्चडेल शहर में एक और सामान्य दिन था और एलन एक बार फिर शहर के रक्षक के रूप में अपने स्थिर जीवन का आनंद ले रहा था। राजधानी अरोरा के बाद एडिलेड साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते शहर के रक्षकों को भी अच्छा वेतन मिलता था। आज सुबह एलन बेहद तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ नाश्ता किया और अपने बच्चे को स्कूल भेजकर काम पर चला गया। एलन हमेशा की तरह खुशमिजाज इंसान था जो अपनी चिंताओं को खुद पर हावी नहीं होने देता था, इसलिए जिस पश्चिमी गेट की वह रखवाली करता था, वहां जाते समय उसने अपने मोहल्ले में रहने वाले कुछ पड़ोसियों और दुकानदारों का अभिवादन किया। पश्चिमी द्वार पर पहुंचकर वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि प्रवेश करने के लिए अपेक्षाकृत कोई कतार नहीं थी। हे फ्रेडी, एलन ने अपने बॉस को नमस्कार करते हुए कहा, आज यहाँ इतना खालीपन क्यों लग रहा है? फ्रेडी ने एलन को स्नेह भरी निगाहों से देखा। हालांकि उनका काम काफी उबाऊ था, फिर भी उसे एलन जैसा हंसमुख अधीनस्थ पाकर खुशी थी जो माहौल को खुशनुमा बना देता था। अरे कुछ खास नहीं। मैंने सुना है कि आज एडवेंचरर्स गिल्ड में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग उत्तरी द्वार से आ रहे हैं। हमें बस उन लोगों से निपटना है जो किसी और काम से यहाँ आए हैं। एलन ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही यह एक विविध पेशा था जिसमें सभी को मौका मिलता था, लेकिन कई लोगों की सबसे पसंदीदा नौकरी एक साहसी बनना ही थी। आखिरकार अगर आप पदोन्नति पाते और अपना पद बढ़ाते तो आपको साम्राज्यों के लिए काम करने वालों की तरह स्वतंत्रता प्रतिबंधित हुए बिना कई सुविधाएं मिल सकती थीं। एलन अपना काम रोज की तरह करता रहा, तभी अचानक उसे दूर से बवंडर जैसा कुछ आता हुआ दिखाई दिया। गेट के बाहर मौजूद भीड़ ने जब यह असामान्य दृश्य देखा तो वे तुरंत इधर उधर भागने लगे। वहीं एलन ने अपने साथी गार्डों को आगे आने का आदेश दिया। इनमें से अधिकतर पहरेदार या तो वर्गहीन थे या निम्न श्रेणी के प्रथम श्रेणी के, जबकि अधिक बलवान पहरेदार मध्य श्रेणी के प्रथम श्रेणी के थे। वे रक्षा की पहली पंक्ति मात्र थे। यदि अशांति इतनी गंभीर होती कि शहर को खतरा होता तो साम्राज्य की सेना और कुछ साहसी सैनिक उससे निपटने के लिए आ जाते। जैसे ही एलन और अन्य लोग सतर्कता से आते हुए तूफान को देख रहे थे, उनमें से एक ने हैरानी से कहा, अरे यह क्या है? उस व्यक्ति द्वारा इंगित की गई चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहरेदारों ने तूफान के अग्रभाग में एक जानवर की आकृति देखी। जैसे ही उन्होंने अपने हथियारों को मजबूती से पकड़ा और हमले की तैयारी की, वे उस जानवर के बगल में दौड़ते हुए एक मानव आकृति को देखने में विफल रहे। जैसे जैसे डेमियन और ज़ारा गेट की ओर तेजी से बढ़ते गए, उन्होंने अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली माना की मात्रा को लगातार बढ़ाया। हालांकि उन्होंने अपने द्वारा निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए अपने किसी भी विशेष कौशल का उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप उनके द्वारा उड़ाई गई धूल और मिट्टी का एक विशाल तूफान उनके पीछे पीछे उनकी यात्रा में चलता रहा। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, दोनों ने अपनी गति एक बार फिर बढ़ा दी। ज़ारा को, जो उनकी गति से कदम मिला रही थी, देखकर डेमियन के मन में अचानक एक शरारती विचार आया। अपने शरीर में बिजली की तरह ऊर्जा भरते हुए डेमियन तेजी से आगे बढ़ा और ज़ारा को पीछे छोड़ते हुए गेट से लगभग 10 मीटर दूर अचानक रुक गया। एक पल बाद ही ज़ारा भी उसके पास आकर रुक गई। हा, लगता है मैं जीत गया, डेमियन ने खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा। ज़ारा, अगले हफ्ते तक मेरी सवारी और तकिया बनने के लिए तैयार रहो। ज़ारा स्पष्ट रूप से नाराज थी। जब उन्होंने ये नियम बनाया कि उन्हें अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, तो उन्होंने कभी भी आत्मीयता का जिक्र नहीं किया था। अगर उसने इस बारे में सोचा होता तो वह परछाइयों में विलीन होकर पलक झपकते ही द्वार के सामने प्रकट हो सकती थी। जब उसे पता चला कि वह उसे अपनी सवारी बनाना चाहता है तो उसे और भी गुस्सा आया, लेकिन डेमियन उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ज़ारा डेमियन पर झपटी और अपने पंजों से उसे थप्पड़ मारने लगी, जिससे उसका गुस्सा और भी जाहिर हो गया।
डेमियन हंसता रहा, मानो उसे ज़ारा के हल्के थप्पड़ों से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। इसी बीच द्वार पर खड़े पहरेदार सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। जिस विशाल भेड़िए को वे जंगली जानवर समझ रहे थे, उसके साथ एक इंसान भी था, और उन दोनों द्वारा थोड़े समय के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने से जो आभा उन्होंने महसूस की, उससे ये स्पष्ट था कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। और जब भेड़िए ने उस आदमी पर हमला किया, तो कुचले जाने या जमीन पर गिराए जाने के बजाय वह वहीं खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके अलावा वह आदमी बेहद आकर्षक था, जिससे ईर्ष्या के कारण पहरेदार अपना सारा डर भूल गए। उस आदमी को केवल एक चिथड़े से ढके हुए शरीर के निचले हिस्से को देखकर एक पहरेदार ईर्ष्या से भर उठा और उसे अंदर जाने से रोकने के लिए चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे अचानक सिर पर एक थप्पड़ पड़ा। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि यह काम आमतौर पर हंसमुख रहने वाले एलन ने किया था। एलन एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इन दोनों प्राणियों द्वारा मुश्किल से प्रदर्शित की जा रही गति और शक्ति को देखकर उसने महसूस किया कि वे दोनों उस समय मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसीलिए उसने शालीनता बरतने का फैसला किया। क्षमा कीजिए महोदय, मुझे खेद है कि आप इस पोशाक में शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए ये थोड़ा अशोभनीय हो सकता है। तभी डेमियन को एहसास हुआ कि आसपास और भी लोग हैं। उसने एक पल के लिए उस आदमी पर नजर डाली जिसे वह गार्ड समझ रहा था, फिर उसने अपने शरीर को देखा जो उस समय लगभग नंगा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक बार फिर भूल गया हो कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। अरे माफ कीजिए, एलन की विनम्रता का जवाब देते हुए डेमियन ने कहा। मेरे पास इस समय न तो कपड़े हैं और न ही पैसे। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन ने सिर हिलाया और अपने सामान में से कुछ कमजोर जानवरों के शव निकाले। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरे लिए ये सब बेचकर मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद सकते हैं? जब आप बेचकर पैसे बचाएंगे तो आप उन्हें रख सकते हैं। एलन ने मुस्कुराते हुए डेमियन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि ये सभी जानवर प्रथम श्रेणी के थे, लेकिन उनके शवों से स्पष्ट था कि उन्हें बड़ी आसानी से मार डाला गया था। वह न केवल इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, बल्कि इस सौदे से उसे अच्छी खासी रकम भी मिल जाती। एलन ने शवों को अपने स्पेशियल रिंग में रखा और अन्य गार्डों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच शहर में प्रवेश किया। लगभग 1 घंटे बाद डेमियन ज़ारा के साथ आसानी से शहर में प्रवेश कर गया। डेमियन ने अब काले रंग के कैजुअल कपड़े पहन रखे थे, जिनमें एक छोटी बाजू की कमीज, पैंट और जूते शामिल थे जो देखने में पृथ्वी के हाई टॉप स्नीकर्स से काफी मिलते जुलते थे। कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले थोड़ा समय निकालकर डेमियन ने ज़ारा के साथ शहर का भ्रमण किया, जो अब उसकी आधी ऊंचाई की ही थी और सच कहूं तो बेहद प्यारी थी। डेमियन को कुछ मिनट पहले तक पता नहीं था, लेकिन अधिकांश जानवर अपनी पहली श्रेणी प्राप्त करने के बाद एक निश्चित सीमा के भीतर अपना आकार स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। बस बात यह है कि अधिकांश जानवर छोटा होना पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़ा होना आमतौर पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। ज़ारा ने छोटा होने का फैसला केवल इसलिए किया क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर डर देख सकती थी, और वह नहीं चाहती थी कि जब वे आराम कर रहे हों तो उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि उनके इस कदम से उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी हो गईं। आप सोचेंगे कि बेहद आकर्षक दिखने वाले डेमियन को देखकर कई महिलाएं उनकी ओर आकर्षित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एपेरॉन पर हर जगह सुंदर पुरुष थे। आखिर माना शक्ति लोगों को सुंदर बना देती थी। हालांकि डेमियन सामान्य से कहीं अधिक सुंदर था, फिर भी इतना काफी नहीं था कि महिलाएं उसके लिए दीवानी हो जाएं। दूसरी ओर रेशमी मुलायम और रोएदार फर वाली एक बेहद प्यारी भेड़िया, जो मानो सहलाए जाने की गुहार लगा रही थी, लोगों को बेहद आकर्षित कर रही थी। न सिर्फ महिलाएं बल्कि बच्चों वाले परिवार भी कभी कभी दिखावा करते हुए ज़ारा को सहलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कोई पालतू जानवर नहीं थी। डेमियन ने लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और परिणामस्वरूप उनमें से कई लोगों को मामूली चोटें आईं। स्वाभाविक रूप से डेमियन ने बच्चों की रक्षा की, लेकिन उसने उन वयस्कों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जो दूसरों की निजता का सम्मान नहीं करते थे। कुछ घटनाओं के बाद ज़ारा ने हार मान ली और खोजबीन करते समय डेमियन की परछाई में छिप गई। वह सब कुछ देख सकती थी, बस उसे इस बात का अफसोस था कि वह डेमियन के साथ घूम नहीं सकती थी। शहर का भ्रमण करते समय डेमियन ने जो कुछ देखा उससे वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। अधिकांश इमारतें केवल 2-5 मंजिल ऊंची थीं, क्योंकि इस दुनिया में गगनचुंबी इमारतें एक लोकप्रिय अवधारणा नहीं थीं, लेकिन पूरे शहर में एक सुखद अनुभूति थी। सड़कों के किनारे तरह तरह की चीजें बेचने वाली दुकानें थीं।
कपड़े, हथियार, औषधियां और भी बहुत सी वस्तुएं प्रदर्शित थीं। डेमियन को बीच बीच में कुछ सराय और रेस्तरां भी दिखाई दिए, जिससे उसे पका हुआ खाना खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने बाद में जाने का फैसला किया। जैसे ही डेमियन शहर के केंद्र में पहुंचा, उसने देखा कि वहां प्रतिष्ठानों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि जो प्रतिष्ठान मौजूद थे वे उच्च श्रेणी की सेवाएं प्रदान करने वाले थे। तभी उसकी नज़र शहर की लगभग सभी इमारतों से बड़ी एक इमारत पर पड़ी। यह एडवेंचरर्स गिल्ड था। उसे तुरंत अंदर जाकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ समय आराम करने के लिए लेना चाहिए। वह आखिरकार लगातार काम के चक्र से बाहर निकल चुका था, इसलिए उसे जब भी मौका मिले आराम करना चाहिए। डेमियन ने पास ही एक सराय देखी और एलन से वापस मिले कुछ पैसों से एक कमरा बुक कर लिया। हालांकि डेमियन ने उसे सारे पैसे रखने को कहा था, फिर भी एलन ने उसका आधा हिस्सा डेमियन को वापस दे दिया। वह एक समझदार व्यक्ति था और उसने सोचा कि डेमियन को शहर में रहने के लिए पैसों की जरूरत होगी। डेमियन को उसकी यह खूबी अच्छी लगी और उसने अंत में केवल 1/4 पैसे ही लिए। इस दुनिया की मुद्रा वैसी ही थी जैसा डेमियन ने अनुमान लगाया था। इसमें तांबा, चांदी और सोने की प्रणाली का इस्तेमाल होता था। सोने से ऊपर सफेद सोने के सिक्के थे, लेकिन वे अधिकतर साम्राज्य के उच्च वर्गों और कुलीनों के लिए आरक्षित थे। एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्के के बराबर था और चांदी और तांबे का अनुपात भी समान था, लेकिन सफेद सोने और सोने का अनुपात 1001 था, जिससे ये सिक्का केवल बड़े पैमाने पर या बेहद महंगी खरीदारी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। डेमियन ने एक मध्यम आकार का होटल चुना था, इसलिए उसके कमरे का किराया केवल 10 चांदी के सिक्के था। उसका कमरा भी अपेक्षाकृत सामान्य था। यह पृथ्वी पर एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट से बड़ा नहीं था और इसमें एक संलग्न बाथरूम था। कमरे में प्रवेश करते ही डेमियन तुरंत बिस्तर पर लेट गया। यह शहर वाकई बहुत अच्छा है। अगर दुनिया के बड़े शहरों का यही मानक है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये तो साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मैं अभी राजधानी में भी नहीं पहुंचा हूं। धिक्कार है। मैंने तो सोचा था कि अपनी दिव्य नायक वाली किस्मत से मुझे कुछ दिग्गज हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। डेमियन ने मन ही मन मजाक किया। वह खुद को किसी कहानी का नायक समझना पसंद करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा से इतनी खराब रही है कि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया। हाल ही में उसकी किस्मत थोड़ी बहुत सुधरी है। आज तो मैंने खूब मजे कर लिए, इसलिए कल से मैं काम पर वापस लौट जाऊंगा। सबसे पहले मैं एडवेंचरर्स गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा। इससे मैं जल्दी पैसा कमा सकूंगा और बेहतर जानकारी हासिल कर सकूंगा। साथ ही इन सभी जानवरों के शवों को बेचने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। डेमियन ने अपने सामान की सूची देखी, जहां सैकड़ों शव बिना किसी उद्देश्य के पड़े हुए थे। मैं इन्हें आसानी से किसी भी कसाई को बेच सकता था, लेकिन मुझे शक है कि वे इतनी मात्रा खरीद पाएंगे। गिल्ड के लोग बहुत अमीर हैं, इसलिए मुझे वहां सबसे अच्छी कीमतें मिलेंगी। डेमियन जब सोच ही रहा था कि ज़ारा उसकी परछाई से बाहर निकली, अपने पूरे रूप में लौट आए और जमीन पर आराम से लेट गई। ये देखकर डेमियन मुस्कुराया और बिस्तर से कूदकर नीचे उतर गया और उसकी पीठ को ही बिस्तर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिर ज़ारा को चिढ़ाना बहुत मज़ेदार था और अगले हफ्ते वह जो चाहे कर सकता था। ज़ारा ने असंतोष जताने के लिए हल्की सी आवाज़ निकाली, लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ दिखावा था। हालांकि ज़ारा को किसी के द्वारा सवारी करना पसंद नहीं था, लेकिन अगर डेमियन ऐसा करता तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर कोई और ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे बिना किसी झिझक के मार दिया जाता। डेमियन भी यह बात जानता था, इसीलिए उसने बिना किसी झिझक के काम किया। भले ही उनके अनुबंध के अनुसार वह उससे श्रेष्ठ था, लेकिन उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता था। वह उसकी साथी थी और इस नई दुनिया में एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वह उससे ऐसा कुछ भी नहीं करवाएगा जिससे वह असहज महसूस करे। अगली सुबह डेमियन छोटी ज़ारा को लेकर सराय से बाहर निकला और सालों बाद पहली बार पका हुआ खाना खाने के लिए एक रेस्तरां की ओर चल पड़ा। ज़ारा को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन डेमियन के उत्साह से इसके बारे में बात करने का तरीका सुनकर उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। डेमियन ने द नाइटिंगेल नाम का एक रेस्टोरेंट चुना। शहर के केंद्रीय इलाके के पास स्थित होने के कारण ये थोड़ा महंगा था, लेकिन उसे इस रेस्टोरेंट के मालिक से इसकी सिफारिश मिली थी, जिसने दावा किया था कि यह शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में से एक है। ये गिल्ड के अपेक्षाकृत नज़दीक भी था, इसलिए उसके लिए सुविधाजनक था। रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही डेमियन उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। सच कहूं तो कल जो कपड़े उसने पहने थे उनमें वह बिल्कुल भी सहज नहीं लग रहा था।
उनकी उपस्थिति देखकर कई मेहमान उनकी ओर मुड़ गए, लेकिन उनके पहनावे को देखकर सबकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। डेमियन ने इन सब बातों को अनसुना करते हुए रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाया। 2 लोगों के लिए एक टेबल कृपया। रिसेप्शनिस्ट भी डेमियन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी और उसने लगभग तुरंत ही जवाब दिया, हम इस रेस्टोरेंट में कुत्तों को खाना नहीं परोसते हैं। डेमियन पहले से ही गुस्से से उबल रहा था। यह कोई साधना की दुनिया भी नहीं थी, फिर भी यहाँ के लोग बेवजह अजनबियों को परेशान करने में लगे रहते थे। लेकिन उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ज़ारा ने भयंकर गुर्राहट की और अपनी खून की प्यास को बाहर निकाला, जिससे रिसेप्शनिस्ट ठंडे पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ी। डेमियन ने शिष्टाचार का कोई लिहाज नहीं किया और सीधे एक मेज की ओर चलकर बैठ गया। ज़ारा भी उछलकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि ये दृश्य काफी हास्यास्पद था, फिर भी कोई नहीं हंसा। उनमें से कई लोग अब भी उसके अंदर जागृत हुई रक्तपिपासा से भयभीत थे। डेमियन और ज़ारा हमेशा अपनी आभा को छुपाते थे, क्योंकि कालकोठरी में यह उनकी आदत बन गई थी, जहां कोई भी अपनी लापरवाही के कारण जानवरों के हमले का शिकार नहीं होना चाहता था। इसी कारण कोई भी उनकी शक्ति का स्तर तुरंत नहीं बता सकता था। उनकी रक्तपिपासा तो और भी अधिक तीव्र थी। ये बात अनगिनत बार कही जा चुकी थी कि कालकोठरी में एकमात्र विकल्प लगातार मारना ही था। ज़ारा की तो बात ही छोड़िए, जिसने सैकड़ों जानवरों को मार डाला था और जिसका स्वभाव ही जंगली था। अगर डेमियन अपनी खून की प्यास को काबू में कर लेता तो प्रथम श्रेणी की वह रिसेप्शनिस्ट शायद वहीं बेहोश हो जाती। उसके द्वारा मारे गए जानवरों की संख्या हजारों से कहीं अधिक थी। वेटर थोड़ी देर में आया और हैरान होते हुए उनका ऑर्डर ले लिया। उन्होंने 6-8 लोगों के लिए पर्याप्त व्यंजन मंगवाए थे, जबकि वे केवल 2 ही थे। फिर भी वेटर ने पहले जो हुआ था उसे देखते हुए चुपचाप उनका ऑर्डर ले लिया। खाना आते ही डेमियन के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के तौर तरीकों की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसके नुकीले दांत मांस में गड़ गए और उसने बिना घुटन की चिंता किए उसे निगल लिया। ड्रैगन की सांस लेने के लिए बनाए गए उसके उन्नत गले का एक और बेकार लाभ यह था कि वह बिना किसी चिंता के भोजन कर सकता था। डेमियन अपने मुंह में उमड़ रहे स्वादिष्ट स्वादों से स्तब्ध था। रसीले मांस और उससे टपकते रस का वह जितना हो सके उतना आनंद ले रहा था, इससे पहले कि वह अगला निवाला लेता। ज़ारा भी उसी अवस्था में थी। वह, जिसने कच्चे मांस के अलावा कभी कुछ नहीं खाया था, स्वादों की विविधता के कारण एक अलग ही दुनिया में थी। 20 मिनट तक भरपेट खाने के बाद दोनों उठे और गिल्ड के लिए निकल गए। डेमियन ने पैसे मेज पर ही छोड़ दिए, क्योंकि अब उसे रेस्तरां में काम करने वाली मक्खियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जो उनकी छिपी हुई आभा को देख सकता था। ये व्यक्ति रेस्तरां के अंदर से उत्सुकता भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था, और ज़ारा की रक्तपिपासा और इस तथ्य में उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी कि डेमियन की छिपी हुई आभा उसके बगल में मौजूद वास्तविक जानवर से भी अधिक क्रूर थी। उस व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है कि आगे की यात्रा में मुझे कुछ मजेदार साथी मिलेंगे। जब डेमियन एडवेंचरर्स गिल्ड में दाखिल हुआ तो उसका पहला विचार था, जैसा सोचा था वैसा ही है। हालांकि यह आम धारणाओं से कहीं अधिक साफ सुथरा था, लेकिन एक सामान्य गिल्ड के बाकी सभी मानदंड पूरे करता था। सुंदर रिसेप्शनिस्टों से भरा स्वागत कक्ष, अलग अलग जातियों के शोरगुल करने वाले एडवेंचरर्स से भरा बार जहां वे बातें और हंसी मजाक कर रहे थे, और एक मिशन बोर्ड। डेमियन ये देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि धरती पर किसी ने कभी न कभी दुनिया का चक्कर लगाया होगा, वरना काल्पनिक उपन्यास इतने सटीक नहीं होते। घिसी पिटी बातों की सूची में एक और बात जुड़ गई। जब डेमियन ने दरवाजे खोले तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। तब तक ज़ारा वापस उसकी परछाई में जा चुकी थी, इसलिए इन निगाहों का सामना करने के लिए वह अकेला रह गया था। फिर भी वह जरा भी नहीं डरा। 50वीं मंजिल पर जिस खूंखार जीव से उसने लड़ाई की थी, उसकी निगाहें उन अनजान लोगों की निगाहों से कहीं ज्यादा डरावनी थी जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही उनकी निगाहों से उमड़ रही ईर्ष्या का आनंद भी उसे मिल रहा था। आखिर क्या उनकी ईर्ष्या इस बात का सबूत नहीं है कि वह उनसे बेहतर था? हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, फिर भी वह कभी कभार इस भावना का आनंद लेने का मौका नहीं छोड़ता था। कमरे का जायजा लेते हुए डेमियन को वहां मौजूद किसी भी साहसी व्यक्ति से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसकी पुतलियों की माना शक्ति में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। डेमियन ने भीड़ को नजरअंदाज करते हुए रिसेप्शन की ओर चलना शुरू कर दिया। काउंटर पर खड़ी हंसमुख लड़की ने कहा, नमस्ते। उसने भी अपनी ओर टिकी सभी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कहा, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
डेमियन ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, अपने शब्दों को संक्षिप्त और स्पष्ट रखते हुए। मैं एक साहसी बनना चाहता हूं। डेमियन के सपाट लहजे से रिसेप्शनिस्ट की आंखें थोड़ी फड़क उठीं, लेकिन उसने पेशेवर रवैया बनाए रखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ साहसी लोगों को उसका लहजा पसंद नहीं आया। जैसे ही वह आगे बोलने ही वाला था, एक आदमी पीछे से उसके पास आया और डेमियन का कंधा पकड़ने की कोशिश करने लगा। अरे तुम! डेमियन का हाथ एक झटके में हिला और अगले ही पल जिस हाथ से वह आदमी डेमियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह साफ साफ फर्श पर गिर गया। वह आदमी चीख उठा और खौफ से भरी आंखों से डेमियन को देखने लगा। गिल्ड में बाकी लोगों की भी यही हालत थी। वे बारी बारी से डेमियन और जमीन पर खून बहाते उस आदमी को देखते रहे, फिर ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। इस बात से खुश थे कि उन्होंने उसे उकसाने का फैसला नहीं किया था। डेमियन ने पीछे मुड़कर देखा और अपने द्वारा मचाई गई गड़बड़ी को पहचाना। उस आदमी का हाथ पकड़ने पर उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, भले ही उसने सहज प्रवृत्ति से ऐसा किया हो। डेमियन की प्रतिक्रिया इतनी सधी हुई थी कि शत्रुता के साथ उसके पास आने वाली किसी भी चीज को वह तुरंत खत्म कर देता था, चाहे शत्रुता का स्तर कुछ भी हो। शायद ये कुछ ज्यादा ही था, लेकिन पिछले 2 सालों से वह इसी तरह जी रहा था। उसकी पुरानी आदतें शांत होने में 1-2 दिन से ज्यादा समय लगेगा। वाह! डेमियन ने हैरानी से कहा, अरे यार, लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ चोट लग गई है। लगता है मेरा हाथ फिसल गया। अगली बार बिना इजाजत के लोगों को मत पकड़ना। ये कहते हुए डेमियन ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और हैरान रिसेप्शनिस्ट लड़की की ओर मुड़ गया। खैर, उसने कहा, अपनी बात जारी रखिए। रिसेप्शनिस्ट लड़की चौंक गई, लेकिन वह लंबे समय से गिल्ड में काम कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। जी हाँ, एडवेंचरर बनना आसान है, आपको बस ये साबित करना होगा कि आपने कम से कम प्रथम श्रेणी हासिल कर ली है और आप एफ रैंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मिशन पूरे करते हैं और मेरिट पॉइंट जमा करते हैं, आप अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। डेमियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। और अगर मैं पहले ही फर्स्ट क्लास से आगे निकल चुका हूं तो? लड़की की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने आगे कहा। वह बहुत छोटा दिखता था, लेकिन पहले से ही द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर का छात्र था। उसकी प्रतिभा तो असाधारण रही होगी। यदि आप पहले से ही द्वितीय श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी के सदस्य हैं, तो आप अपनी क्षमता साबित करने के लिए गिल्ड से योग्यता मिशन ले सकते हैं। एक बार यह पूरा हो जाने पर आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और आपको एक उपयुक्त रैंक प्रदान की जाएगी। डेमियन ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ताकत के दम पर एफ रैंक से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी और इशिकाई एनीमे की तरह मुश्किल मिशन पूरे करके रैंक नहीं बढ़ानी पड़ेगी। डेमियन अब सच में कुछ छोटे मोटे गोबलिन को मारना नहीं चाहता था। ठीक है, उसने लड़की को जवाब दिया। मैं ये काम स्वीकार करता हूँ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ फॉर्म भरने लगी। फिर उसने वे फॉर्म डेमियन को दे दिए ताकि वह अपना नाम, उम्र और कुछ अन्य जानकारी भर सके। उपनाम और छद्मनाम रखने की अनुमति थी, लेकिन इस दुनिया से अपरिचित होने के कारण उसे लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना पहला नाम जोड़ने के बजाय केवल 0 लिख दिया। उन्हें लगता था कि वे कभी भी जरूरत से ज्यादा सतर्क नहीं हो सकते। ठीक है, लड़की ने उसके फॉर्म मिलने के बाद कहा। उसने उसे एफ रैंक का गिल्ड कार्ड दिया और आगे बोली, फिलहाल ये रहा आपका एफ रैंक कार्ड। अगर आप अपना मिशन पूरा कर लेते हैं तो आपका कार्ड हमारे सिस्टम के जरिए अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगला क्वालिफिकेशन मिशन ये है। जब लड़की बात कर रही थी, तभी दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों से कोई नीचे आया और डेमियन की तरफ चोरी छिपे देखते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लड़की की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने अपने भावों को छिपा लिया। इसके बाद उसने डेमियन से एक बार फिर बात की। ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते में एक एस्कॉर्ट मिशन शुरू होने वाला है और क्लाइंट ने इसे क्वालिफिकेशन मिशन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? डेमियन को थोड़ा संदेह था, लेकिन अपनी भागने की क्षमता पर भरोसा रखते हुए उसने मिशन स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह गिल्ड से निकलने के लिए मुड़ा। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसे अपने पैरों के नीचे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। नीचे देखते हुए उसने पाया कि उसने गलती से उस आदमी के दूसरे हाथ पर पैर रख दिया था, जिससे वह हाथ मांस के पेस्ट से भरा हुआ था। चेहरे पर मासूमियत का भाव लिए डेमियन बोला, सच कहूं तो ये जानबूझकर नहीं हुआ था। मुझे पता है ये बहाना लग रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं सचमुच भूल ही गया था कि तुम भी हो। हालांकि वह सच कह रहा था, फिर भी उसे उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनने के लिए वहां
रुकने का मन नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द कहकर वह वहां से गायब हो गया। ज़ारा के उसकी परछाई से निकलते ही डेमियन अपने सराय के कमरे में वापस आ गया। किसी कारणवश वह ज़ारा के साथ अपनी परछाई में रहते हुए आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता था और ज़ारा भी उसके साथ टेलीपोर्ट कर सकती थी। चाहे यह उनके समझौते के कारण हो या उसकी परछाई उसके शरीर का ही एक हिस्सा होने के कारण, डेमियन को ठीक से पता नहीं था, लेकिन यह सुविधाजनक था, इसलिए उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। अपना गिल्ड कार्ड निकालते हुए डेमियन ने सबस्पेस में पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए उसका अध्ययन किया। ये कार्ड एक तरह से रुतबे की निशानी है। हालांकि एफ रैंक का कार्ड ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ए रैंक का कार्ड मिलने पर मुझे कई फायदे मिलेंगे। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, इसलिए लेन देन के दौरान मुझे बेवजह ज्यादा पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। वैसे तो मुझे शक है कि कोई बदमाश मेरा मुकाबला कर पाएगा, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर है। डेमियन ने कार्ड में रुचि खो दी। उस पर कई छोटे छोटे जादुई चिन्ह बने थे, लेकिन वह उन्हें जरा भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उनका अध्ययन करना व्यर्थ था। अपने सामान की सूची में दोबारा देखते हुए डेमियन को अपनी तलवार याद आई। जब उसने इसे बाहर निकाला तो ये लगभग वहीं चूर चूर हो गया। जब उसे यह मिला तब तक ये पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ था और इसका दूसरा रूप उसकी पहली असली लड़ाई में टूट गया था। उसे नहीं पता था कि यह उसके बाद हुई सभी खतरनाक लड़ाइयों में कैसे टिका रहा, लेकिन उसे खुशी थी कि यह टिका रहा। इसकी तलवार पूरी तरह से काली थी, लेकिन इसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें थीं और इसका हैंडल बहुत घिसा हुआ था। फिर भी वह इससे फेंक नहीं सका। यह उसका पहला साथी था। उसने और नुकसान से बचने के लिए तलवार को वापस अपनी सूची में रख दिया और अपने लिए एक नई तलवार खरीदने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उसे अपने पास मौजूद जानवरों के शवों को बेचकर अमीर बनने के लिए गिल्ड में वापस जाना होगा। डेमियन सीधे उसी रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच गया जहां वह पिछली बार गया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट लड़की, जिसका नाम लीना था, बहुत चौंक गई। डेमियन के अचानक चले जाने के बाद वह अपना काम करती रही, कभी कभार ही उस सन की नए साहसी व्यक्ति के बारे में सोचती थी जिससे वह मिली थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि महज कुछ घंटों बाद वह अचानक प्रकट हो जाएगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए लीना ने पेशेवर अंदाज में कहा, हेलो सर, मैं आज आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? डेमियन ने मानो अपनी पिछली बातचीत को दोहराते हुए सपाट स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ जानवरों के शव बेचना चाहता हूँ। लेकिन इस बार किसी मूर्ख ने उसके धैर्य की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं की। खून के धब्बे भले ही साफ कर दिए गए थे, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो सबकी यादों में ताज़ा था। लीना एक बार फिर हैरान हुई, लेकिन उसने अपना लेन देन जारी रखा। ठीक है, क्या मुझे अनुमानित संख्या मिल सकती है? डेमियन ने कुछ देर सोचा। हालांकि उसके पास लगभग 1000 लाशें थीं, लेकिन उसने सोचा कि उसे उन सभी को यहां नहीं लाना चाहिए। अपना फैसला लेते हुए उसने जवाब दिया, लगभग 200 के आसपास। लीना एक पल के लिए घबरा गई। सर, यह उस स्तर का लेन देन नहीं है जिसे संभालने का अधिकार मेरे पास है। कृपया मुझे आपको किसी और से मिलने के लिए पिछले कमरे में ले जाने की अनुमति दें। डेमियन ने सिर हिलाया और लीना के पीछे पीछे इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पहली मंजिल से कुछ खास अलग नहीं थी, बस फर्क इतना था कि वहां मौजूद साहसी लोग पहली मंजिल वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। कमरे में एक दो लोग ऐसे भी थे जिनसे डेमियन को कड़ी टक्कर मिलने की आशंका थी। डेमियन और लीना एक सुनसान कमरे में पहुंचे और अंदर चले गए। फिर लीना अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन करने चली गई। डेमियन ने कुछ देर कमरे का जायजा लिया, फिर उस हथियार के बारे में सोचने लगा जिसे वह हासिल करना चाहता था। जैसा कि डेमियन ने अपनी पढ़ाई में सीखा, हथियार, कवच और अन्य उपयोगी वस्तुएं जो माना के माध्यम से या उसके उपयोग के लिए बनाई गई थीं, उन्हें कलाकृतियां कहा जाता था। कलाकृतियों को उनकी शक्ति के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अधिकांश कलाकृतियां एडवेंचरस सिस्टम की तरह ही एफ और एसएसएस श्रेणी के बीच थीं। प्रत्येक श्रेणी में कलाकृतियों की 3 रैंकिंग थी जो निम्न, मध्य और उच्चतम स्तर को दर्शाती थीं। एफ से डी रैंक की कलाकृतियां प्रथम श्रेणी की थीं, सी से ए रैंक की कलाकृतियां द्वितीय श्रेणी की थीं और एस से एसएसएस रैंक की कलाकृतियां तृतीय श्रेणी की थीं। चौथे दर्जे की कलाकृतियों को कैस रैंक कहा जाता था, लेकिन एपिरॉन पर इनकी संख्या बेहद सीमित थी क्योंकि इन्हें गढ़ने वाला केवल एक ही लोहार जीवित था। अर्धदेवताओं की अफवाहों की तरह अर्धदेवता रैंक की कलाकृतियां भी केवल एक किंवदंती थीं। उससे ऊपर के पद के बारे में एपिरॉन के नागरिक केवल अटकलें ही लगा सकते थे। जब डेमियन सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और एक ऐसी महिला अंदर आई जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था।
महिला लगभग 1.7 मीटर लंबी थी, उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें हरी थीं। लेकिन सबसे खास बात उसके नुकीले कान थे। ऐसा लग रहा था कि वह महिला एक एल्फ थी। शुभ संध्या श्री वॉर्ड। मेरा नाम एडिया किहोन है और आज मैं आपके लेन देन की जिम्मेदारी संभालूंगी। वह उतनी ही पेशेवर थी जितनी कि गिल्ड के वरिष्ठ कर्मचारियों को होना चाहिए। डेमियन ने सिर हिलाया, उसकी सुंदरता और उसके द्वारा थोड़ा झुकने पर दिखाई देने वाले हल्के से क्लीवेज से वह प्रभावित रहा। आज मेरे पास बेचने के लिए बहुत सारे जानवरों के शव हैं। इनमें से अधिकतर प्रथम श्रेणी के हैं, लेकिन कुछ द्वितीय श्रेणी के भी हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, डेमियन ने कमरे के एक तरफ 135 प्रथम श्रेणी के जानवरों के शवों का ढेर लगा दिया और फिर बाकी 200 शवों को द्वितीय श्रेणी के जानवरों से भर दिया। एडिया को डेमियन के बारे में तुरंत ही अच्छा विचार आ गया। आमतौर पर वह अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके पुरुष और कुछ महिला ग्राहकों को भी प्रभावित कर लेती थी और अधिक लाभप्रद सौदे करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज का सौदा सीधा सादा होगा। परिस्थिति को तुरंत भांपते हुए एडिया ने कमरे में पड़े जानवरों के शवों के ढेर पर नजर डाली। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी। यह उसकी एक विशेष क्षमता थी जिससे वह चीजों का महत्व समझ पाती थी। वह एक कुशल व्यवसाय थी। इस कौशल के इस्तेमाल ने उसे और भी हैरान कर दिया। शवों में मौजूद माना की मात्रा अविश्वसनीय थी और उन्हें मारने का तरीका साफ सुथरा और क्रूर दोनों था। यहां तक कि द्वितीय श्रेणी के जानवरों को भी बिना किसी अनावश्यक खून खराबे के मार डाला गया था। मन ही मन जल्दी से हिसाब लगाते हुए एडिया ने अपना अनुमान बताया। पहली श्रेणी के शवों के लिए हम आपको 50 सोने के सिक्के दे सकते हैं और दूसरी श्रेणी के शवों के लिए 600 सोने के सिक्के दे सकते हैं। आपका क्या विचार है? डेमियन ने दुनिया की मुद्रा प्रणाली के बारे में अपने ज्ञान पर एक पल के लिए विचार किया। माना जाता है कि प्रथम श्रेणी के अधिकांश शव 40 से 75 चांदी के सिक्कों में बिकते हैं, इसलिए उन्हें मिलने वाली सोने की मामूली रकम से वह संतुष्ट था। द्वितीय श्रेणी के शव आमतौर पर 1 से 20 सोने के सिक्कों में बिकते हैं, जो उनके माना स्तर और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। उन्हें एहसास हुआ कि एक साहसी बनना वास्तव में एक बेहद फायदेमंद पेशा है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इतनी अधिक बिक्री का एकमात्र कारण थोक में सामान बेचना था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि यह उचित कीमत है। वैसे भी फिलहाल उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे ये सारे पैसे अपनी नई तलवार पर ही खर्च करने पड़ते तो भी कोई बात नहीं। उसके पास अभी भी लगभग 600 लाशें जमा थीं, भले ही उनमें से ज्यादातर प्रथम श्रेणी की थीं। ठीक है, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि अगले हफ्ते मेरे क्वालिफिकेशन मिशन से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। एडिया ने सिर हिलाया और सभी शवों को अपने स्पेशल रिंग में समाहित कर लिया। फिर उसने एक अलग रिंग निकाली जिसमें उसका पैसा था। डेमियन ने रिंग ली और उसके अंदर की सारी रकम अपने सामान में डाल दी। एपेरॉन में लेन देन इसी तरह होता था। भले ही यह आम बात थी, लेकिन लोगों के लिए मनमाने ढंग से स्थानिक अंगूठियां बांटना पर्याप्त नहीं था। इन्हें बनाने के लिए रनिक ज्ञान की अच्छी समझ रखने वाले कुशल लोहारों की आवश्यकता होती थी और बड़े भंडारण के लिए और भी अधिक कौशल की आवश्यकता होती थी। एक ऐसा स्थानिक वलय जो डेमियन के भंडार के बराबर स्थान रखता हो, संबंधित राष्ट्रों के सम्राटों के लिए आरक्षित होगा। जाने से पहले डेमियन ने एडिया से सलाह लेने का फैसला किया। इस शहर में सबसे अच्छा लोहार कौन है? एडिया ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। वह सर वोर्मेक ही होंगे। वे शहर के इकलौते लोहार हैं जो तीसरे दर्जे की कलाकृतियां बना सकते हैं। उनकी दुकान गिल्ड से थोड़ी ही दूरी पर है, इसलिए उन्हें ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसे तुरंत धन्यवाद देते हुए डेमियन गिल्ड के बाहर गायब हो गया। डेमियन जिस जगह खड़ा था उस ओर देखते हुए एडिया ने हल्की सी मुस्कान दी। लगता है हमारे बीच एक और होनहार युवा खिलाड़ी शामिल हो गया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस व्यक्ति को उसमें दिलचस्पी थी। जब डेमियन सड़क के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने न तो किसी से रास्ता पूछा था और न ही दुकान का नाम, लेकिन अगर उसे वापस जाकर पूछना पड़ता तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती, इसलिए वह दुकान की तलाश में कुछ देर तक सड़कों पर घूमता रहा। आधे घंटे बाद डेमियन को आखिरकार दुकान दिख गई। लगता है कि एडिया ने दुकान का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं था। वह बस एक बिना नाम की दुकान थी जिसमें धुएं की तेज गंध आ रही थी। डेमियन को ये बात सड़क किनारे एक दुकानदार से पूछने पर ही पता चली। ये वोर्मेक कुछ हद तक सन की प्रतीत होता था और उसे प्रसिद्धि की कोई परवाह नहीं थी, केवल अपने शिल्प से मतलब था। वह केवल बेचने के लिए कलाकृतियां बनाता था क्योंकि उसे और धातुएं खरीदने और धातु ढलाई के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी।
दुकान में प्रवेश करते ही डेमियन अपने नए हथियार को लेकर अपनी